बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ABSD पेपर सेकंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ, जो आपके आगे के प्रश्नों या न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए या प्रैक्टिकल प्रश्नों के लिए आधार का काम करेंगे। अभी तक आपने 3 तरह की श्रेणियों के बारे में देखा, मोटे रूप से, मुख्य रूप से व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में आप लोगों को बता दिया, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल वैल्यूज होते हैं जिनको एक्स कहते हैं या वो चर होते हैं। फिर उसके बाद में खंडित श्रेणी, जहाँ एक्स भी होता है, एफ भी होती है, एक्स फॉर वैल्यूज एंड एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, खंडित श्रेणी। और फिर देखिए अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो एक्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं और उसके आगे वाला कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये 3 तरह की आपने श्रेणियाँ देखी और व्यक्तिगत श्रेणी को छोड़कर बाकी दोनों श्रेणियों में आवृत्तियाँ होती हैं। ये जो आवृत्ति बंटन है, आवृत्तियों को जिस तरह से मूल्यों के लिए दिखाया गया है, वो फिर 2 तरह के हो सकते हैं। पहला इसमें है एक चरीय आवर्ती बंटन। एक चर यानी उसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक ही एक्स होता है, एक चरीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक चरीय आवर्ती बंटन यानी उसमें चर या एक्स या वैल्यूज एक ही होता है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होती हैं। और इसके आधार पर 2 तरह की श्रेणियां हो जाती हैं। एक चरीय आवर्ती बंटन से संबंधित एक हो जाती है खंडित श्रेणी, दूसरी हो जाती है अखंडित, जिसको अपन सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप्ड सीरीज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये एक चर से संबंधित आवर्ती बंटन। आवर्ती बंटन 2 तरह के हो सकते हैं, एक चर से संबंधित और द्विचरीय आवर्ती बंटन, 2 चरों से संबंधित। 2 चरों से संबंधित जो होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, BIVARIATE, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द्विचरीय आवर्ती बंटन क्या होता है? इसमें एक साथ 2 चरों का अध्ययन किया जाता है, यानी वैल्यूज हैं वो 2 होती हैं, 2 वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज को आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। एक वैल्यू फॉर एक्स एंड वैल्यू फॉर वाई। जैसे एक कॉलम दे रखा है पतियों की आयु, और पतियों की आयु के बाद में अगला कॉलम सीधा ही अगर फ्रीक्वेंसी का होता तो ये यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन यहाँ पतियों की आयु और पत्नियों की आयु 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 2 चर दे रखे हैं और फिर उसके बाद में उनकी आवृत्ति। तो ये कहलाता है द्विचरीय, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह के चर होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, बाईवेरिएट। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं आज खंडित श्रेणी को बनाना। पिछले टर्म पर अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी को बनाना देखा और व्यक्तिगत श्रेणी बनाई, वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, केवल एक ही कॉलम था, वो था एक्स का या वैल्यूज़ का। और उस श्रेणी को अपन ने व्यवस्थित किया, उसके 2 तरीके थे। या तो श्रेणी व्यवस्थित कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और या कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो व्यक्तिगत श्रेणी का काम कर लिया अपन ने। आज उसके बाद में अपन कर रहे हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के बारे में ये कहते हैं कि खंडित श्रेणी एक असमूहित आवर्ती बंटन है। खंडित श्रेणी अनग्रुप्ड है। खंडित श्रेणी का मतलब उसके मूल्य एक दूसरे से अलग हैं और वो ग्रुप में नहीं है, असमूहित है, अनग्रुप्ड।
इसे खंडी श्रेणी भी कह सकते हैं और विच्छिन्न श्रेणी भी कह सकते हैं। विच्छिन्न, जब किसी आवर्ती बंटन में चर मूल्यों को समूहों में नहीं दिखाया जाता तथा प्रत्येक मूल्य की संबंधित पुनरावृत्ति को, एक मूल्य कितनी बार आया बार बार, संबंधित पुनरावृत्ति को आवर्ती के रूप में दिखाया जाता है, तब इसे खंडित श्रेणी कहते हैं। तो खंडित श्रेणी आप लोग समझ गए हैं, वैल्यू होता है जो एक दूसरे से अलग होता है, मिलता नहीं है, और उसके बाद में अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है। इस तरह से अपन एक इलस्ट्रेशन के द्वारा खंडित श्रेणी बनाना देखते हैं। खंडित श्रेणी, जैसे एक ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक तैयार वस्त्र की दुकान पर, रेडीमेड की दुकान है कपड़े की, किसी निश्चित दिन 15 विभिन्न आकार की कमीजें उपलब्ध थी। कमीजों के आकार के आधार पर खंडित श्रेणी बनाइए। खंडित श्रेणी बनानी है अपने को, और खंडित श्रेणी में ये पहले से इन्होंने कह दिया है कि निश्चित दिन 15 विभिन्न आकार की कमीजें हैं, अलग अलग साइज़ की 15 शर्ट्स हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आई 15, फ्रीक्वेंसी लास्ट में जब आप देखेंगे तो 15 होगी। दिया हुआ क्या है, पहले कॉलम में दे रखा है साइज ऑफ शर्ट्स, पहला कॉलम आपने बनाया और कॉलम के ऊपर आपने लिख दिया साइज ऑफ शर्ट्स। शर्ट्स की साइज 80, 90, 100, 85, 95, 100 और 80, ये साइज ऑफ शर्ट है। 80, 90, 100, 85, 95, 100 एंड 80। और दूसरे फिर उसके आगे 80 के बाद में 85, 85, फिर 85, 90, 90, 95, 80, 95 एंड 85। ये आप इनकी गणना करके देखेंगे कि अलग अलग साइज़ की शर्ट दे रखी हैं, तो ये शर्टें 15 हैं। जैसे आप इन मूल्यों को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गिन के देखेंगे तो ये 15 शर्ट हैं, और इन शर्टों की आपको साइज़ दे रखी है, साइज ऑफ शर्ट से इन सेंटीमीटर में ये साइज़ दे रखी है। आपको ये कहा कि आप कमीज़ों के आकार के आधार पर खंडित श्रेणी बनाइए, और खंडित श्रेणी के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है एक्स का, वैल्यूज़ का, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर सबसे पहले अपन कॉलम बनाएंगे साइज़ का, यानी शर्ट की साइज़ क्या है। साइज जो नीचे से नीचे साइज़ होती है, श्रेणी को अपन रख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में श्रेणी को रख रहे हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में श्रेणी को रखने का मतलब है कि जो ये 15 मूल्य दे रखे हैं आपको, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटा मूल्य, तो पहले कॉलम के ऊपर लिखा साइज और उसके नीचे ब्रैकेट में आपने लिखा एक्स, तो एक्स लिखने जा रहे हैं। सबसे छोटा मूल्य, सबसे छोटा मूल्य है 80। 80 के बाद में देखो कौन सा है, 80 के बाद में 85, 85 के बाद में देखेंगे तो 90, और 90 के बाद में उससे बड़ा मूल्य है 95, और 95 के बाद में 100 है। तो ये जो आपको मूल्य दे रखे थे या शर्टों की साइज दे रखी थी, इनको अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाते ही ये एक्स कॉलम हो गया 80, 85, 90, 95 और 100। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का कॉलम दूसरा कॉलम बनाया, कॉलम के ऊपर लिखा फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में चाहें तो एफ लिख दें, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। पहला जो एक्स है या पहला जो मूल्य है वो 80 है। 80 नंबर की शर्ट है,
80 साइज़ की शर्ट है। अब वो मूल्यों में देखो कि 80 कितनी बार आया है, उतनी ही 80 की शर्टें हैं उसके पास में। तो 80 आया है 1, 2 और 3 बार। तो इसका मतलब 80 साइज वाली, 80 साइज वाली 3 शर्टें हैं। ये 3 कहलाएगी फ्रीक्वेंसी किसकी? 80 की। 80 की फ्रीक्वेंसी आई 3। उसके बाद में उससे अगला जो मूल्य आता है वो 85। 85 को देखें देखें आप कि 85 कितने बार आया है। तो मूल्यों में दे रखा है 85। 85 आया है 1, 2, 3 और 4 बार। तो इस तरह से इसकी गणना करके देखी तो ये आया, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 85 की 4 आ गई। फिर उसके बाद में 90 को देख लो कि 90 कितनी बार आया है। 90 इस श्रेणी में 90 आया है 1, 2, 3 बार। तो 90 के सामने लिख दिया अपन ने 3। 90 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। उसके बाद में 95 देखो, तो 95 फिर कितनी बार आया है ये देखिए आप। तो 1, 2 और 3। 95 आया 3 बार। जितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, 95 की 3 हो गई। और उसके बाद में है 100। 100 को देखिए कि 100 कितने बार आया। तो 100 है 2 बार। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी दिखाई आपने। 80 के सामने 3 दिखा दी, 85 के सामने 4 दिखा दी, 90 के सामने 3 दिखा दी, 95 की 3 और 100 की 2। कॉलम चल रहा है फ्रीक्वेंसी का। नीचे अब फ्रीक्वेंसी का जोड़ लगाएंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 4 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15। तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी हो गई 15, यानी कुल शर्टें हैं 15। वो है फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो इस तरह से ये बन गई आपकी खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये हुई कि उसमें जो एक्स का कॉलम है उसमें जो मूल्य दे रखे हैं, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, जो डेटाज दे रखे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे 80 अपने आप में अलग है, 80 के बाद में फिर 85 है, फिर 90 है, फिर 95 है, फिर 100। एक दूसरे के बीच में गैप है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी है। ऐसी श्रेणी को अपन कहते हैं खंडित श्रेणी। अब फिर उसके बाद में ये जो आपने देखा, तो ये एक तरह से श्रेणी व्यवस्थित सी थी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि श्रेणी हर बार व्यवस्थित ही हो। श्रेणी अव्यवस्थित भी हो सकती है, और अगर अव्यवस्थित है तो उसको आप व्यवस्थित करेंगे। जैसे अगले एक इलस्ट्रेशन में ये दिया हुआ है कि बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या इन्होंने दे रखी है कि बच्चों की संख्या कितनी है, 5 2 4 3 0 1। ये बच्चों की संख्या है। यानी 5 बच्चे हैं परिवार में, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 0 बच्चा है और 1 बच्चा है। ये एक पहला कॉलम दे रखा है। और दूसरा कॉलम दे रखा है परिवारों की संख्या, यानी ऐसे परिवार कितने हैं जिनमें जैसे 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं। तो परिवारों की संख्या भी दे रखी है। परिवारों की संख्या सबसे पहले दे रखी है 55, फिर 100, फिर 60, 80, फिर 5 और 150। इस तरह से ये परिवारों की संख्या दे रखी है। आपको खंडित श्रेणी के लिए 2 कॉलम चाहिए, और 2 कॉलमों में पहला कॉलम होता है एक्स का और दूसरा होता है एफ का। सामान्य रूप से
सबसे पहले जो कॉलम दिया हुआ होता है वो सामान्य रूप से एक्स का होता है और फिर दूसरा कॉलम एफ का होता है। तो पहला कॉलम आपने बनाया एक्स का और जिसके ऊपर लिख दिया परिवार में बच्चों की संख्या। परिवार में बच्चों की संख्या उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे छोटा मूल्य है 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से ये परिवार में बच्चों की संख्या या एक्स का कॉलम अपन ने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान केवल एक्स के संबंध में ही है। एफ के बारे में आप लोगों को ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एफ तो उसकी फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी क्रम में हो सकती है। तो ऐसे परिवारों की संख्या आपको लिखनी है जिनमें 0 बच्चे हैं। तो 0 बच्चे यानी कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसे परिवार हैं 5। तो अगला कॉलम है एफ का और 0 के सामने लिख दिया अपन ने 5। फिर उसके बाद में एक बच्चा है, ऐसे परिवार हैं 150। तो आपने 1 के सामने लिख दिया 150। फिर 2 के सामने आपको लिख दिया 100। फिर आता है 3 के सामने है 80। और फिर 4 आता है, 4 के सामने है 60। और फिर 5 आता है, बच्चों की संख्या 5 और परिवार कितने हैं वो हैं 55। तो एफ का कॉलम बन गया आपका। सबसे पहले 5 लिखा, फिर 150, 100, 80, 60 और 55। इनके बारे में एफ में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी क्रम में एफ हो सकती है। और लास्ट में फिर आप लोग जोड़ लगाएंगे इस कॉलम का एफ वाले का। एफ का जोड़ लगाना है तो एफ का जोड़ लगाएंगे तो लिख देंगे अपने, आपने जोड़ किया तो आया 450 और इसको लिखेंगे कैपिटल एन। 450 है, ये है कैपिटल एन बराबर 450। कैपिटल एन का मतलब होगा अपना, आगे जब प्रश्न करेंगे तो कैपिटल एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का जोड़ करना। फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको तो अपन ने एफ के द्वारा दिखा दिया। और एफ का मतलब स्मॉल लेटर्स में एफ, स्मॉल लेटर्स में एफ का कॉलम। और नीचे जोड़ करेंगे तो या तो कैपिटल एफ लिख दो और या फिर कैपिटल एन लिख दो। तो इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी का जोड़ हो जाएगा। तो एन बराबर 450। इस तरह से ये अपन ने आज खंडित श्रेणी बनानी सीखी और जिसमें 2 कॉलम बनाए, एक एक्स का, दूसरा एफ का। और एक्स कॉलम है वो ऑलरेडी या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर नहीं है तो आप लोगों को उसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बना देना है। तो इस तरह से ये बना सकते हैं। और इस श्रेणी को, खंडित श्रेणी को बनाने का एक तरीका और होगा जिसको अपने नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।